नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द डिक्टेशन मास्टर यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, एसएससी स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम नवंबर 2022 में होगा और अगस्त में इसका फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों, डिक्टेशन का तैयारी भी साथ साथ करते जाना है ताकि स्किल टेस्ट में कोई प्रॉब्लम ना हो। दोस्तों, आज का डिक्टेशन होगा 120 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से। यदि आपका डिक्टेशन 120 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से होगा तो आप 100 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन आसानी से लिख सकेंगे। दोस्तों, आज का डिक्टेशन का विषय है बड़ी समस्या बना गिरता हुआ रुपया। इसमें सिर्फ आपको ऑडियो मिलेगा जिसे आप अपने हिसाब से, अपने ढंग से, जिस तरह एग्ज़ाम में लिखते हैं उसके बाद उसको ट्रांसलेट करते हैं, कॉमा लगाते हैं, पूर्ण विराम लगाते हैं, उसी तरह से आप इसमें लगा सकते हैं। स्टार्ट होगा 120 शब्द प्रति मिनट 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। लगातार कमज़ोर हो रहा रुपया इन दिनों चर्चा में है। चालू वित्त वर्ष में डॉलर के मुकाबले रुपया 5% से अधिक तक गिर चुका है। यह निश्चित रूप से चिंता का सबब है। वैसे मुद्रा में ऐसी कमजोरी कोई नई बात नहीं है, लेकिन जब एकाएक उसमें तेजी से गिरावट या सुधार आने लगता है तो यह चिंता खासी बढ़ जाती है। इस समय यही स्थिति है। रुपया डॉलर के मुकाबले 80 के दायरे में झूल रहा है और आने वाले समय में यह और फिसलन का शिकार हो सकता है। हालात कुछ ऐसे बन गए हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक भी अपने हस्तक्षेप से रुपये को गिरने से नहीं रोक सकता। हालांकि वह इस गिरावट की रफ्तार को कुछ धीमा जरूर कर सकता है। रुपये की सेहत सुधारने के उपाय तलाशने से पहले उसकी बीमारी यानी कमजोरी के कारणों की थाह लेना आवश्यक है। किसी भी देश की मुद्रा में गिरावट के पीछे मुख्य रूप से दो कारक प्रभावी होते हैं। पहला यह कि देश की अर्थव्यवस्था कितनी नाजुक है। इससे तय होता है कि बाहरी झटकों से निपटने में वह कितनी सक्षम होती है। दूसरा पहलू यह है कि बाहरी झटके कितने जोरदार हैं। जोरदार झटकों से कितनी भी मजबूत स्थिति अभेद नहीं रह जाती। इस समय दूसरी वाली स्थिति कायम है। बाहरी झटकों ने ही रुपये की हालत पस्त की हुई है। वैसे रुपया पहले भी ऐसी स्थितियों से दो चार होता आया है। 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट में भी यही हुआ था, जब रुपये पर भारी गिरावट की मार पड़ी थी। फिर 2013 में जब भारत को फ्रेजाइल 5 यानी दुनिया की 5 नाजुक अर्थव्यवस्थाओं में गिना जाने लगा तो उस समय भी रुपये में गिरावट का रुख देखा गया था। कमोबेश इसी तरह के अंतर्राष्ट्रीय कारक इस समय प्रभावी बने हुए हैं। इसमें सबसे बड़ी भूमिका यूक्रेन पर रूस के हमले की है। यह युद्ध 6 महीने से ज़्यादा लंबा खिंच गया और अभी भी कुछ नहीं कहा जा सकता कि यह कब तक चलेगा। इसके कारण दुनिया भर में ऊर्जा एवं खाद्य उत्पाद जैसी तमाम आवश्यक वस्तुओं के दाम आसमान पर पहुंच गए हैं। इसने न केवल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महंगाई को भड़का दिया है, बल्कि कई देशों के व्यापार संतुलन को भी असंतुलित कर दिया है। भारत इसका बड़ा भुक्तभोगी है। वैश्विक स्तर पर अनिश्चितता ने देश के विदेशी व्यापार के गणित को बिगाड़ दिया है।
प्रायः यह दलील दी जाती है कि मुद्रा में गिरावट की स्थिति निर्यात के लिए लाभदायक होती है, लेकिन फिलहाल ऐसा नहीं है। एक तो तमाम देशों की आर्थिक डवाडोल होने से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मांग सुस्त है, और दूसरा यह कि भारत के कई प्रतिस्पर्धी निर्यातक देशों की मुद्रा में रुपये की तुलना में और ज़्यादा गिरावट आई है, तो उनके निर्यात विश्व बाजार में कहीं ज़्यादा आकर्षक हो गए हैं। वर्तमान स्थिति में भारत और भारतीय रुपये के लिए स्थितियां इसलिए प्रतिकूल हो गई है क्योंकि एक तो भारत निर्यात के मुकाबले आयात अधिक करता है, और आयात भी कच्चे तेल, प्राकृतिक गैस और उन तकनीकी उपकरणों का करता है जिनका न तो देश में कोई विकल्प है और न ही उनके आयात को टाला जा सकता है। इससे चालू खाते का घाटा यानी CAD बढ़ता है। इसे साधने के लिए रिजर्व बैंक डॉलर झोंकता है, इससे विदेशी मुद्रा भंडार घटता है। वैसे डॉलर का कोप केवल रुपये पर ही नहीं बरस रहा, दुनिया के तमाम देशों की मुद्रा इस समय डॉलर के समक्ष बेबस नजर आ रही है। यूरो करीब करीब डॉलर के बराबर हो गया है। ब्रिटिश पाउंड से लेकर चीनी मुद्रा रेमनिन्बी में भी डॉलर के मुकाबले गिरावट आई है। जापानी येन तो डॉलर के मुकाबले 30% तक गिर चुका है। डॉलर के दबदबे के पीछे भी अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम की भूमिका है। एक तो कोविड से निपटने के लिए अमेरिका ने भीमकाय प्रोत्साहन पैकेज दिया, जिससे वहां व्यापक स्तर पर मुद्रा प्रसार हुआ। उसके बाद रूस यूक्रेन युद्ध से आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में आए गतिरोध ने उनकी किल्लत पैदा कर महंगाई को आसमान पर पहुंचा दिया। महंगाई की तात्कालिक चुनौती से निपटने में अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरें बढ़ाने का सिलसिला शुरू किया, जिसमें अभी और बढ़ोतरी होने के पूरे आसार हैं। जब भी अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ती है तो निवेशक दुनिया भर के बाजारों से पैसा निकालकर अमेरिका में निवेश का दांव लगाते हैं, क्योंकि एक तो यह अपेक्षाकृत सुरक्षित होता है और दूसरा ब्याज दरें बढ़ने से जोखिम सुरक्षा के साथ बेहतर प्रतिकूल भी मिलता है। यही कारण है कि भारत सहित तमाम बाजारों से बीते दिनों बड़े पैमानों पर पूंजी का पलायन हुआ है। इसने भी डॉलर को मजबूत किया है। परिणाम स्वरूप अन्य सभी मुद्रा उसके आगे उसी अनुपात में कमजोर पड़ रही है। इससे पहले 2013 में जब फेडरल रिजर्व ने नरम मौद्रिक नीति को अलविदा कहने के संकेत दिए थे, तब भी रुपये सहित तमाम मुद्राओं में भारी गिरावट देखी गई थी। स्पष्ट है कि रुपये में जिन तमाम कारणों से गिरावट आ रही है वे न तो भारत सरकार के नियंत्रण में है और न ही रिजर्व बैंक का उन पर कोई वश। फिर भी राजकोषीय मौद्रिक दोनों स्तरों पर इस स्थिति से निपटने के प्रयास किए जा रहे हैं। देश में विदेशी निवेशकों के लिए निवेश करने के नियम आसान बनाना इन्हीं प्रयासों का हिस्सा है। रेमिटेंस के मामले में भी कुछ रियायतें दी गई है। केंद्रीय बैंक ने अपने भंडार से कुछ डॉलर भी बाजार में लगाकर रुपये को सहारा देने का
प्रयास किया है, लेकिन इस रणनीति की एक सीमा है। अब सभी नज़रें अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम पर ही टिकी है, क्योंकि कच्चे तेल और अन्य आवश्यक वस्तुओं के दाम घटने से ही आयात की स्थिति सुगम होगी और रुपये को सहारा मिलेगा। साथ ही साथ महंगाई से भी राहत मिलेगी, क्योंकि भारत आयातित महंगाई का ही बड़ा शिकार है। इसमें कोई संदेह नहीं कि गिरता रुपया भारत के लिए एक बड़ी सिरदर्दी है, लेकिन फिलहाल अपने नियंत्रण में बहुत कुछ नहीं है। ऐसे में कोई हैरानी नहीं कि रुपये में गिरावट का स्तर और बढ़े। यदि सब कुछ बेहतर रहता है तो अगले साल मार्च तक रुपया संभलकर अपने तार्किक स्तर पर वापसी कर सकता है। समाप्त।